मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या लिखता हूँ आपके सामने। अंतिम पंक्ति में मुझे बताइएगा अगर मैंने सही लिखा हो तो, कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया। मंच का ध्यान चाहता हूँ कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया। 10 गुरुओं में मेरी जान है, पर मैं भारत का वासी हूँ और मेरा भारत महान है। मुश्किल हुई कोई खड़ी तो, अगर जरूरत आन पड़ी तो, अपने लहू का कतरा कतरा देश को दान भी दे दूंगा मैं। मेरे देश के ऊपर अगर डाली किसी ने बुरी नजर, तरकस से निकालकर तीर तुरंत तुम्हारी जान भी ले लूंगा मैं। ये दिल दीवाना है देश का और ये देशभक्ति समुंदर से गहरी है। जात पात धर्म कर्म सब बाद में, मेरे लिए तो सुन लो राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे लिए तो सुन लो राष्ट्र सर्वोपरि है। क्या बात है, मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। अभी कारगिल योद्धा हमारे विजय कुमार डागा जी यहाँ बैठे थे, मेरी 2 पंक्तियां उस समय दोहराई थी, वही पंक्तियां बोलना चाहता हूँ फिर से उनके सम्मान में, कि टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया, टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर। सब दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया, सब दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया। आज का जो देश का जो हाल है उस पर 4 पंक्तियां सुनिए, कि वो जमी पावन है पवित्र है, वो जमी पावन है पवित्र है, जहां बहती गंगा हो। और मैं बस चाहता हूं इतना, ऐसे देश में न कभी दंगा हो, पर वक्त आने पर ये जान भी कुर्बान है वतन पर। बस लाश आए जब घर पर, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। बहुत खूब। कुछ समय पहले भी जेएनयू से एक बयान आया था, दिल्ली जेएनयू से। समय समय पर देश के खिलाफ वहाँ से बयान आते रहते हैं। क्या बयान आया मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग जानते हैं क्या बयान आया। 4 पंक्तियों से उनको जवाब देता हूँ, अगर मैं जवाब सही दे दूँ 4थी पंक्तियों मेरा तालियों से समर्थन कर देना, कि सौदा करके धरती माँ का बन वफादार बैठे हैं। सौदा करके धरती माँ का बन वफादार बैठे हैं। वतन के टुकड़े करने को कई तैयार बैठे हैं, और सरहदों पे तो निपट लेंगे सीना तान के सैनिक, पर देश के भीतर भी कई गद्दार बैठे हैं। देश के भीतर भी कई गद्दार बैठे हैं। दोस्तों, हमसे कहा जाता है आचार संहिता है, संयम में कहना है, संयम में। मेरे 3-4 दोस्तों के कार्यक्रम फोन आए, एमपी में भी मेरे कार्यक्रम थे, पर सारे कैंसिल हो गए आचार संहिता के कारण। आज मैं कार्यक्रम में जा रहा था, सुबह ही मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, बोला सरदार आचार संहिता लगी हुई है, संयम में रहना, ज़्यादा ऊंचा मत बोलना और बात ज़्यादा मत करना। बताइए कि अगर कहे संयम में रहकर बोले तो वो कवि किसका, क्या कवि होगा अगर वो जो संयम में ही बोलेगा अपनी वाणी को। तो मैं अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सुना होगा, स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया। क्या बयान दिया? कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इसका विरोध नहीं, इसको खत्म करने की जरूरत है। क्या बोल रहा है स्टालिन केरल से? कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इसका विरोध नहीं, इसको खत्म करने की जरूरत है। तब मैं 4 पंक्तियां से जवाब देना चाहता हूं स्टालिन को, और इसमें अंत में लाइन में एक बेटा शब्द आएगा, जहां मैं बेटे का शब्द का प्रयोग करूं वहां समझ लेना बेटा मतलब स्टालिन को बोल रहा हूं। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं। और एक बात आप लोगों से और कह दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो जलाया गया, वो किसने जलाया था? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय हमारा जला दिया। और क्यों जलाया? खिलजी इतना बीमार हो चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे आचार्य राहुल भद्रसेन, जिन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति से मरते हुए खिलजी को ठीक किया, और बदले में खिलजी ने ठीक होकर नालंदा को ध्वस्त कर दिया, पूरा जलाकर राख कर दिया। यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, अंतिम में स्टालिन को जवाब देता हूं, जिसने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। तब सुनेगा दोस्तों, कि जिसने तुमको स्वस्थ किया, जिसने तुमको बिल्कुल मुखर होकर सुनिएगा और बिल्कुल ऐसा सुनिए कि मजा आ जाए, कि जिसने तुमको स्वस्थ किया, तुमने नालंदा को ध्वस्त किया। क्या है मुगल, क्या किया मुगलों ने? जिसने तुमको स्वस्थ किया, तुमने नालंदा को ध्वस्त किया। इतिहासकारों ने इतिहास छुपाया बड़ी समझदारी से, पूरा विश्व वाकिफ है अब मुगलों की गद्दारी से। औरंगजेब से डरकर उन्होंने जीवन फिजूल नहीं किया, चढ़ गए दीवारों पर, चुन गए दीवारों पर बच्चे, पर इस्लाम कबूल नहीं किया।
चुन गए दीवारों पर बच्चे, पर इस्लाम कबूल नहीं किया। मुगलों ने कोई कमी न छोड़ी हम हिंदुओं को सताने में, जुल्म की सारी सीमा तोड़ी, जोर लगाया सनातन को मिटाने में। फिर गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने ऐसा दिया जवाब उनको जो सोचा न था मुगलों के बाप ने। शिवाजी का इस मिट्टी से बहुत अटूट नाता था, महाराणा की छाती से टकराकर भाला भी टूट जाता था। और घास की रोटी खाकर लड़ता, घास की रोटी खाकर लड़ता, कुछ तो उसमें बात थी। अकबर, बाबर, खिलजी, मिलजी, इनकी क्या औकात थी। और शक्ति की कोई तुलना नहीं, गर्व करना अपने इतिहास पर कि शक्ति की कोई तुलना नहीं। राणा का रूप निराला था, जितने किलो का अकबर था उतने किलो का भाला था। फिर थर-थर कांपे, थर-थर कांपे, थर-थर कांपे मुगलिया फौज, और जान के पड़ गए लाले। सत्य सनातन धर्म है बेटा, मर गए मिटाने वाले, मर गए मिटाने वाले। जय हो, जोरदार नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय। ये थे हमारे पूर्वज, ये था हमारा इतिहास। और आज के चंगू मंगू मिटाने की बात करते हैं, ये क्या मिटाएंगे, क्या बात करेंगे। कुछ पंक्तियां आपके सामने और रखता हूं कि हमारे देश को दोस्तों आज़ाद कराने के लिए 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 7 लाख से ज़्यादा, खाली इससे आज़ादी नहीं आई, 7 लाख से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड है, 7,32,000। और जो गिनती के बाहर थे उनकी कोई गिनती नहीं कि कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत। ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कितने जिए, कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का तो हिसाब भी नहीं मिला। 7 लाख से ज़्यादा। कुछ छंद आप लोगों के बीच में रखता हूँ, मंच का भी ध्यान, कि प्रणाम माता भारती को 10 से 15 मिनट आपके बीच में हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरा मन बना दीजिए कविता पढ़ने का, आप मेरे को भूलेंगे नहीं कभी, ये बात को यकीन दिला देता हूँ। और आज घनघोर जब अश्लीलता के दौर में कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर राओ राजा, इस प्रकार के अश्लील गानों के बीच में आप लोगों ने कवि सम्मेलन कराने का तय किया। चाहते तो यहाँ कुछ और कार्यक्रम करा सकते हैं, गाना करा सकते हैं, आप लोगों के संस्कार बताते हैं। आप लोग एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। कुछ ऐसा पढ़कर जाऊंगा कि हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी है, कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लेकर जाएंगी, कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगी। बस मेरा मन बना दीजिएगा, एक बार फिर से ताली बजाइए मेरे तो हमारे देश को आजाद करने 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हुए, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं कुछ चंद आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि प्रणाम माता भारती को सजी हुई आरती को, क्या बात, कि प्रणाम माता भारती को सजी हुई आरती को, चंद्रशेखर आजाद की तीखी बोली को प्रणाम है। और उधम सिंह ने जो जाकर लंदन में उतारी डायर के सीने में उस गोली को प्रणाम है। और वीरों ने जो खारों से चमकती हुई तलवारों से, वीरों ने जो खारों से चमकती हुई तलवारों से खेली थी उस खूनी होली को प्रणाम है। और देश के लिए हंसते हंसते चढ़ी फांसी, ऐसे रंग दे बसंती टोली को प्रणाम है। क्या बात है। और अपनी शुद्ध बुद्ध से जो युद्ध को विजय किया, अपनी शुद्ध बुद्ध से जो युद्ध को विजय किया, ऐसे महाराणा प्रताप की कहानी को प्रणाम है। और सैकड़ों गोरों से लड़ने वाली वो अकेली ऐसी रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी को प्रणाम है। क्या बात है, को प्रणाम है। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं दोस्तों कि आप हमेशा अंगार ही क्यों उगलते हो, आग की बात क्यों, लड़ने मरने की बात क्यों करते हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिखते, मोहब्बत क्यों नहीं लिखते, क्यों जरूरत पड़ती है देश में वीर रस के कवियों की। मैं बताना चाहता हूँ, कुछ शब्द आप लोगों के बीच में रखता हूँ, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ कि धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना, धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना, बोलो जय 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 किसान कौन लिखेगा। और सीमाओं पे खड़े सीना ताने गोली खाने को जो, बोलो जय 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 जवान कौन लिखेगा। और झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, बोलो इस तिरंगे की शान कौन लिखेगा। तिरंगा आकाश में ऐसे नहीं लहरता, लाखों माओ ने अपने बेटे भेजे वहां सरहद पर, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए, तब जाकर आकाश में तिरंगा लहर रहा है। कि झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के,
बोलो इस तिरंगे की शान कौन लिखेगा। और लाखों नारियों के सिंदूर दूर हो गए, लाखों माओ का ममता दान कौन लिखेगा। और सुना कि वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान। वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान। वो रानी मर्दानी का बलिदान कौन लिखेगा। और लिखने वालों ने तो लिख दिया अकबर को, बोलो महाराणा को महान कौन लिखेगा। और खुली हवा है आस पास तुम जो ले रहे हो सांस। मैंने पहले बताया 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए, तब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तब सुनना कि खुली हवा है आस पास तुम जो ले रहे हो सांस, बोलो कितनों की गई थी जान कौन लिखेगा। और सब ही लिखने लगे महबूबा पे तो विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। दोस्तों, हमारे को गलत इतिहास पढ़ाया गया, मुगलों को हीरो बना के हमारे सामने पेश किया, हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी तक बोल दिया गया। मैं दोस्तों आप लोगों के सामने एक बहुत छोटी सी एक रचना पढ़ना हूँ, 1 मिनट की है। स्वागत। और एक बात उससे पहले मैं बता दूं कि सरदार कौन है, सरदार क्या होते हैं। सरदार हिंदुओं से निकले हैं। हर हिंदू ने अपने घर से एक बड़ा बेटा दिया, तब जाकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सरदार कौम बनी, सरदारों की फौज बनाई गई। वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, वो हिंदू ही हैं, हिंदुओं से निकले। हर घर से हर परिवार ने अपना एक बड़ा बेटा दिया, तब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सरदारों की फौज बनाई गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और एक चीज और बता दूं मैं कि कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना सर कलम करवा लिया था, इसके लिए कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। यहाँ से मैं पंक्तियां प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। क्या होते हैं सरदार, सुनिए। कि हम जान हथेली पर लेकर पैदा हुए, हम जान हथेली पर लेकर पैदा हुए, तलवारों से खेलकर बड़े हुए। देश धर्म पर संकट आते रहे, हम केवल उनसे लड़ते रहे। और जब जब देश ने पुकारा हमको, हम हंसकर फांसी भी चढ़ते रहे। और हमको रुई लपेट कर जलाया गया। मुगलों द्वारा धर्म परिवर्तन ना करने पर जो याचनाएं दी गई थी कि हमको रुई लपेट कर जलाया गया, दीवारों पे भी चुनवाया गया। हमारे शरीर पर आरा चलवा के हमको 2 टुकड़ों में बांटा गया। गरम तवे पे बैठाकर हमको पुर्जा भी काटा गया। और पुर्जा कटकर भी हम, अब बताना कि पुर्जा कटकर भी हम धर्म पर चलने से रुके नहीं। और शीश चांदनी चौक पर कटवा लिया, मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। मुगलों के आगे झुके नहीं। दोस्तों, अभी तक जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और आजकल हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी है, मैं ये मेरे दिमाग में अचानक से एक छोटी सी कविता आ गई कि हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी। हमारा माहौल फिल्मों ने बहुत खराब करके रखा है। सही है। हर घर में बच्चे फिल्में देखते हैं और जो फिल्मों में होता है वही करना चाहते हैं, वैसा ही होना चाहते हैं। तो उस पे एक बहुत छोटी सी रचना आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत। कि जिसको देखो, आज की सच्चाई है ये, कि जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो वो बीमार। हर आदमी पे चढ़ गया फिल्म का भूत सवार। छोड़ के मंदिर, छोड़ के मस्जिद, छोड़ के सारे द्वार, बाप बेटा बच्ची जिधर लगी फिल्म अच्छी, पूरी की पूरी फैमिली सिनेमा फरार। क्या बात है। अब धीरे धीरे सिनेमा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और बेटी ने तन पर कम कपड़े पहनना शुरू कर दिया। बाप लाके दे साड़ी, ले बेटी पहन, तू है भारतीय नारी। और बेटी साड़ी को फाड़कर 2 टुकड़े कर देती है, आधा खुद और आधा माँ को पहनने को कहती है। अब माँ शर्माए, लाज के मारे कहाँ मुंह छुपाए। उस दिन को कोसे रोए गाए और चिल्लाए कि मुन्नी के पापा तुमने क्यों इसको सिनेमा दिखाए। ये गलती माँ बाप की है, पहले क्यों दी बेटी को इतनी छूट। अब बेटी तन पे कहाँ से पहने सलवार सूट, अब बेटी तन पे कहाँ से पहने सलवार सूट। ये बात सत्य है, सत्य को मैं जरूर कहूंगा। एक कवि हूँ, बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहूंगा कि पता नहीं संस्कार हमारे कहाँ खो गए और हम देखते ही देखते फिर से आदि मानव हो गए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। अभी आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा, और इसके अलावा भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं, नाम भी याद नहीं कितने उदाहरण हैं। खोलो गूगल में, यूट्यूब में तो पूरा लाइन लगी पड़ी है।
फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, पर समझाने की ज़रूरत है हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को। मेरे पास आज की रात इन 2 पंक्तियों से अच्छा और कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए या घर ले जाने के लिए। हमारी माँ बहन, मेरी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, कि अपनी बेटियों को अलग पहचान देना शुरू कर दो। मैं बस 2 ही पंक्तियां पढ़ रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि अपनी बेटियों को अलग पहचान देना शुरू कर दो। हाथों में मोबाइल नहीं, कृपान देना शुरू कर दो, और कोई हाथ भी लगाए तो 70 टुकड़ों में बांट देना उन वहशियों को। फिर देखते हैं कौन आंख उठाकर देखता है हमारी बेटियों को। क्या बात है, वाह। देखते हैं कौन आंख उठाकर देखता है हमारी बेटियों को। दोस्तों, आप लोगों की मैं एक ताकत आप लोगों को याद दिला दूं। हमारी माँ बहनें बैठी हैं तो मेरे को वही चीज याद आ रहा है बार बार कि ग्वालियर नरेश ने अगर झांसी की रानी का साथ दिया होता 1857 में, तो हम लोग 1857 में ही विजय हो गए होते। रानी अकेली लड़ी, 565 रियासतें थी, किसी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। तो मैं यहाँ से झांसी की रानी के ऊपर बहुत छोटी सी रचना पढ़ रहा हूँ, आधे मिनट की है। कि नहीं दिया था साथ किसी राजा ने कभी उस रानी का, सुनना, और माताओं से खास निवेदन है आप लोग सुने, कि नहीं दिया था साथ किसी राजा ने कभी उस रानी का, और रहती दुनिया तक नाम रहेगा लक्ष्मीबाई मर्दानी का। रहती दुनिया तक नाम रहेगा लक्ष्मीबाई मर्दानी का। और वो चित्र देखिए कि घोड़े पर हो सवार, आपने रानी का चित्र देखा होगा कि घोड़े पर हो सवार, दोनों हाथों में लिए तलवार, पवन गति सी मैदान में आई, मुंह में घोड़े की लगाम दबाई, और हौसला देखने लायक बुलंद कर रखा था, पीठ पर दूध मुहा बेटा बांध कर रखा था। वो आमने सामने उसने सीधा उन पर काट प्रहार किया। अरे गिनती नहीं कितने अंग्रेजों को फिर मौत के घाट उतार दिया। जंगे मैदान किया उसने, तब ये ऐलान किया उसने कि धड़ से जब तक शीश जुड़ा है मैं दम नहीं भरने दूंगी, और जब तक जीवित हूँ झांसी पर कदम नहीं रखने दूंगी। क्या बात है, बहुत ही रानी। और एक सच्चाई, तब हर राजा, 565 रियासत थी, इतिहास देख लेना खोल के गूगल पर, 565 उस समय। तब हर राजा अगर झांसी की रानी सा जज्बा कर लेता, किसी अंग्रेज की औकात नहीं थी भारत पर कब्जा कर लेता, किसी अंग्रेज की औकात नहीं थी। बस अंतिम 2-3 मिनट और लेकर अपना स्थान लेता हूँ। दोस्तों, सैनिक की परिभाषा क्या होती है आपके सामने रखता हूँ। क्या होते हैं सैनिक? बहुत कम शब्दों में, इससे कम शब्दों में नहीं बता सकता। कि वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं, वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं, छुपाकर दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं, और चारों पहर रहता है हम पर मौत का पहरा। सैनिक है साहब, सैनिक हथेली पर जान रखते हैं, हथेली पर जान रखते हैं। अभी देहरादून के एक मेजर शहीद हो गए थे, मेजर विभूति। उनका शव आया उनके घर पर, उनकी उतारी हुई वर्दी उनकी पत्नी को दी गई। उन्होंने वो वर्दी को हाथ में लिया, अपने पति के सामने, लाश के सामने खड़ी हुई और जय हिंद विभूति ऐसे कहा। यह दृश्य पूरे देश ने देखा। मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा कि वो उस समय क्या सोच रही होगी। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की है कि वो क्या सोच रही होगी। ये बात अपने जहन में रखिए कि उसके हाथ में उतारी हुई वर्दी है और वो अपने पति को जय हिंद कह रही है। तब सुनना कि हर जन्म मेरे फौजी तुझसे प्यार करूंगी। क्या बात, हर जन्म मेरे फौजी तुझसे प्यार करूंगी, पहले इनकार करूं फिर इजहार करूंगी, पहले इनकार करूं फिर इजहार करूंगी। जय हिंद मेरी जान, फिर आना तुम लौट के, आना तुम लौट के, आना तुम लौट के। मैं हाथों में वर्दी लिए इंतजार करूंगी, मैं हाथों में वर्दी लिए इंतजार करूंगी। एक सैनिक की माँ अपने बेटे को फोन करती है और बेटी बोलती है, बेटा इस त्योहार में तू घर आ जा। हर बार झूठ बोल देता है, आऊँगा आऊँगा, तू आता नहीं है। और मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है, तू शादी कर ले, क्योंकि फौजियों को कोई पता नहीं कब शहीद हो जाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तेरे मरने के बाद तेरे नाम लेने वाला, तेरे नाम को जिंदा रखने वाला कोई तो हो इस दुनिया में। तब वो फौजी 4 पंक्तियों से अपनी माँ को जवाब देता है। तब सुनिएगा, दागा जी आप सुनिए।
स्वागत है, बहुत बहुत। क्या कहता है फौजी अपनी माँ से कि सब शिकायतें हो दूर ना इल्जाम रहेगा। क्या बात। एक फौजी कह रहा अपनी माँ से कि सब शिकायतें हो दूर ना इल्जाम रहेगा, शादी भी मैं कर लूं तुझे आराम रहेगा, शादी भी मैं कर लूं तुझे आराम रहेगा। कुंवारा मर गया तो भी चिंता की बात क्या, चिंता की बात क्या है, चिंता की बात क्या। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम रहेगा, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम रहेगा। दोस्तों बहुत बात करता है पाकिस्तान जंग की, ये तो ढागा जी यहाँ बैठे हैं। क्या है पाकिस्तान, जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है ना, उससे ज़्यादा कैदी हिंदुस्तान की जेलों में बंद है, और भारत सरकार उनकी सजा कर दे माफ। पाकिस्तान ऐसे ही साफ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही साफ हो जाएगा वो। जितनी कुल आबादी है उससे ज़्यादा कैदी हिंदुस्तान की जेलों में बने। क्यों ढागा जी, सही बोला मैंने? तो दो पंक्तियाँ मुझे याद आ गई कि मैंने अभी लिखी है, नहीं नहीं मुझे अचानक से ध्यान आई। सुनना ढागा जी आपको, पाक ने जो कब्जा किया है पीओके पे, कि पाक ने जो कब्जा किया है पीओके पे, भेजा घूमते ही सब उखाड़ देंगे हम। चौथी पंक्ति में आप लोगों के हाथ खुले सैनिकों के सम्मान में, मेरे लिए नहीं, सैनिकों के सम्मान में खुलना चाहिए कि पाक ने जो कब्जा किया है पीओके पे, भेजा घूमते ही सब उखाड़ देंगे हम। और पैंट गीली हो जाएगी पाक के पठानों की भी, सीमाओं से सीना तान जब दहाड़ देंगे हम, सीमाओं से सीना तान जब दहाड़ देंगे हम। और भूत जो चढ़ा है तुमको कश्मीर लेने का, कि भूत जो चढ़ा है तुमको कश्मीर लेने का, चिंता ना करो मिनटों में सब झाड़ देंगे हम। और दिल्ली छूट दे दे केवल एक दिन की हमें, तो लाहौर कराची तक तिरंगा गाड़ देंगे हम, लाहौर कराची तक तिरंगा गाड़ देंगे हम। अंतिम कुछ पंक्तियां रखता हूँ। एक हमारे कबीले के बड़े शायर हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ गई कि या तो इन कवियों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जब भी हिचकिचाएंगे सच्चाई लिखने से, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे। क्या बात है, कागज को फाड़ेंगे कलम को तोड़ देंगे हम। दोस्तों अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और अपना स्थान लेता हूँ, वीरगति को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि मेरे बाद दो कवि और आचार संहिता है, नहीं तो मैं आधा पौन घंटा तो जरूर पढ़ता हूँ। क्या बात है। अंतिम पंक्तियां, जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप सब लोग जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई देश में, पूरा देश पूरे देश ने हमारे जवानों की पीठ थपथपाई कि बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। पर दिल्ली से एक आवाज आई कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्या हैं, क्या सबूत है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। एक ही नेता है देश में जिसको हर अच्छे काम के सबूत चाहिए, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। क्या बात है। इसलिए मैं बिना किसी का नाम लिए, आचार संहिता चल रही है, मैं बिना किसी का नाम लिए उसको भारतीय सेना की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं जवाब ठीक दे दूं तो अब तक की सबसे बेहतरीन तालियां बजाइएगा, मैं अपना स्थान ले लूंगा। और जवाब अगर मैं ठीक ना दूं तो फिर चुप रहिएगा। सुनना, अरे दोस्तों ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर राजनीति की जा सकती है। आप सेना पे राजनीति करोगे, आपको शर्म आनी चाहिए सबूत मांगने से पहले हमारे जवानों से। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को। अंतिम है कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को, पर उनसे सबूत ना मांगो जो तैयार रहते हैं देश पे मरने को। और जिस पे करो राजनीति तुम, जिस पे करो राजनीति तुम, ये कोई धर्म या जात नहीं, और सेना पर उंगली उठाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माहौल बना दिया मेरे।